ठीक है, आज की इस क्लास में बायो की क्लास में शुरू करने जा रहा हूं बेटा। बायो की इस क्लास में सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो आपसे बात करेंगे पेपर के पैटर्न की। देखिए बेटा, पेपर का जो पैटर्न है आपके पास अब टोटल 200 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, एग्जाम में। इस साल से ये पैटर्न, नया पैटर्न शुरू हुआ है, ठीक है। एप्टीट्यूड टेस्ट होना शुरू हुआ था 1999 में। सबसे पहला एप्टीट्यूड टेस्ट शुरू हुआ था 1999 में और अभी तक हुआ है। मुख्तलिफ पैटर्न्स चेंज हुए हैं बीच में, 1999 से लेके 2019 तक, ठीक है, बल्कि 2018 तक नेगेटिव मार्किंग सब में मौजूद थी, लेकिन बस लास्ट ईयर से नेगेटिव मार्किंग उन्होंने खत्म कर दी, ठीक है। इससे पहले बेटा जितने भी एप्टीट्यूड टेस्ट हुए हैं उनमें क्वेश्चंस आते रहे हैं टोटल आपके पास 100, ठीक है। और सबका ज्यादातर पैटर्न यही था, 30 केमिस्ट्री, 30 बायो, 30 फिजिक्स और 10 इंग्लिश। अब उन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया। अब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपके पास मौजूद है वो 200, जिनमें से बायो की जो नंबरिंग है आपके पास, बायो की जो नंबरिंग है आपके पास वो आपके पास है, टोटल बायो के क्वेश्चन आते हैं बेटा 80 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग। पहले 100 क्वेश्चंस का टाइम पीरियड था 2 घंटे, अब उन्होंने 200 सवालों का टाइम पीरियड कर दिया है 2.5 घंटे, ठीक है। यानी कि पहले एक स्टूडेंट को मिलते थे एक एमसीक्यू को करने के लिए तकरीबन 80 सेकंड्स मिलते थे उसको एमसीक्यू करने के लिए, लेकिन अब पैटर्न ये है कि अब एक एमसीक्यू करने के लिए किसी स्टूडेंट को मिलते हैं 40 सेकंड्स, ठीक है। तो एक स्टूडेंट को मिलते हैं अब एक एमसीक्यू करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 40 सेकंड। वेटेज में फर्क आया है। पहले वेटेज ये था कि 10% मैट्रिक काउंट होती थी, अब उन्होंने इस चीज को खत्म कर दिया। अब उन्होंने जो है वो 50% टेस्ट को दे दिया, 50% इंटर को दे दिया है। और पहले ये था इंटर में सिर्फ साइंस सब्जेक्ट को लेते थे, अब क्या है आपके पास सिर्फ और सिर्फ इंटर के तमाम सब्जेक्ट्स में जो भी आपकी परसेंटेज आई है उसका 50% वो कंसीडर करेंगे आपके एडमिशन के लिए। तो यानी कि एक स्टूडेंट जो है उसका बड़ा इन्हिसार जो है वो एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन में होगा, यानी 50% जो है उसका एंट्रेंस टेस्ट काउंट होगा, ठीक है, 50% उसका इंटर काउंट होगा, ठीक है, और उसका एडमिशन होगा। कोरोना वायरस की वजह से इस साल क्या स्ट्रेटेजी होती है अल्लाह बेहतर जाने, ठीक है, इस साल वो क्या अपनी पॉलिसी रखते हैं, ठीक है, अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन बहरहाल जो आपके पास ज्यादातर आसान नजर आ रहे हैं वो इसी तरह के आसान नजर आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां पे सबसे पहले आपसे बात करने जा रहा हूं फर्दर। आमतौर पे बेटा जो आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें आपके पास जो वेरिएशन इन जीन वाला आपका चैप्टर, आपकी जो जेनेटिक्स वाला चैप्टर है वो काफी टाइम टेकिंग है, किस लिहाज से कि स्टूडेंट जो है वो उनको ये चीज समझने में टाइम लगता है, ठीक है। तो मैं शुरुआत कर रहा हूं जिससे वेरिएशन इन जीन वाला चैप्टर जो है वहां से मैं शुरुआत करूँ। गोइंग टू टेक स्टार्ट फ्रॉम द टॉपिक ऑफ वेरिएशन एंड जीन। वेरिएशन इन जीन के अंदर सबसे पहले आपको कुछ कॉमन टर्म समझना होंगी। देखिए, हर इंसान के अंदर एक क्रोमोसोम उसके फादर की तरफ से आता है और एक क्रोमोसोम उसकी मदर की तरफ से आता है, ठीक है। एक क्रोमोसोम उसको फादर की तरफ से मिलता है और एक क्रोमोसोम उसको मदर की तरफ से।
तो हर इंसान में आपको 2 क्रोमोसोम्स मिलेंगे, ठीक है। ये क्रोमोसोम जो एक जैसे होते हैं कहलाते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। ये क्रोमोसोम जो एक जैसे होते हैं ये कहलाते हैं आपके पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स। एक फादर की तरफ से आता है और एक मदर की तरफ से आता है। किसी इंसान की जो जेनेटिक्स है वो इस पे मौजूद जो जीन्स होते हैं उस पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इंसान की ईयर लोब, ये जो कान की लोब होती है, अगर किसी इंसान की ईयर लोब अगर फ्री है, ठीक है, तो देखें इसकी 2 सूरतें हो सकती हैं कि उसके पास दोनों के दोनों जीन जो है, दोनों क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन्स मौजूद है वो डोमिनेंट जीन्स मौजूद। तो ऐसी सूरत में क्या होगी, उसकी लोब जो होगी, ईयर लोब होगी, वो फ्री लोब होगी। अगर एक फ्री ईयर लोब का जीन है और एक अटैच ईयर लोब का जीन है, तब भी लोब क्या होगी, तब भी फ्री लोब होगी। और अगर किसी इंसान की ईयर लोब अटैच है, तो अटैच ईयर लोब में क्या होगा, अटैच ईयर लोब के अंदर दोनों भी दोनों स्मॉल एफ के जीन्स मौजूद होंगे, ठीक है। दोनों के दोनों स्मॉल एफ के जीन्स मौजूद होंगे, अटैच ईयर लोब के जीन्स मौजूद होंगे। तो ऐसे लोगों की जो ईयर लोब होगी, ऐसे लोगों की जो ईयर लोब होगी वो आपके पास क्या होगी, वो होगी आपके पास अटैच ईयर लोब, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन्स मौजूद होते हैं वो जीन्स ये डिसाइड करते हैं आपके पास कि दरअसल उस इंसान के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी मौजूद होगी। यहां देखें, एक फ्री ईयर लोब का जीन मौजूद है और एक अटैच ईयर लोब का जीन मौजूद है, तब भी लोब कैसी है, तब भी फ्री लोब है। तो ये वाला जीन डोमिनेट होगा और ये वाला जीन जो है रेसेसिव होगा, ठीक है। इसलिए आपके पास एक जीन डोमिनेंट होगा और एक जीन आपके पास कैसा होगा, एक जीन आपके पास रेसेसिव होगा। तो यहां पे हमारे पास डोमिनेंट जीन की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। डोमिनेंट जीन की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। द जीन which expresses itself in heterozygous condition. The gene which expresses itself in heterozygous condition. वो जीन जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में अपने आप को जाहिर करता है, तो वो जीन क्या कहलाता है, वो जीन कहलाता है आपके पास डोमिनेंट जीन। और वो जीन जो अपने आप को जाहिर ना करे, तो ऐसा जीन क्या कहलाता है, ऐसा जीन कहलाता है रिसेसिव जीन। The gene which is unable to express itself, unable to express itself in heterozygous condition. Recessive gene किसे कहते हैं, the gene which is unable to express itself in heterozygous condition, ठीक है।
It's called what? It's called recessive gene. हेटेरोजाइगस कंडीशन में वो जीन जो अपने आप को जाहिर ना कर सके, तो ऐसा जीन क्या कहलाएगा? ऐसा जीन कहलाएगा आपके पास रिसेसिव जीन। ठीक है, तो वन इज डोमिनेंट जीन एंड द अदर इज रिसेसिव जीन। करें, इसको नोट करें, फिर आगे बात करते हैं। देखिए, आपने इसमें सीखना क्या है? आपने इसमें सीखना यह है, सबसे पहले जो हम आपसे बात करने जा रहे हैं वो आपसे बात करेंगे पेडिग्री ट्री के बारे में। ठीक है, पेडिग्री ट्री के बारे में आपसे बात करेंगे। देखें, बाल बीमारियां जो होती हैं वो होती हैं ऑटोसोमल रिसेसिव। बाल बीमारियां जो होती हैं वो होती हैं ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल रिसेसिव बीमारियों में कौन सी बीमारियां हैं? जब तक दोनों जीन्स ना आ जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूं फिनाइल कीटोन यूरिया, जब तक दोनों जीन्स ना आ जाए उस वक्त तक वो बीमारी नहीं होती। फिनाइल कीटोन यूरिया, जब तक दोनों जीन्स ना आ जाए उस वक्त तक वो बीमारी नहीं होती। इसी तरह की आपसे बात की जाए सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, अल्कैप्टन यूरिया, जब तक दोनों जीन्स ना आ जाए जब तक दोनों जीन्स ना आ जाए उस वक्त तक ये बीमारी नहीं होती। इसके बाद आपके पास जो बीमारी है वो आपके पास है ऑटोसोमल डोमिनेंट। ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट में क्या होता है? ऑटोसोमल डोमिनेंट में ये होता है कि अगर बीमारी का एक भी जीन आ जाए, हंटिंगटन कोरिया की बीमारी में एक जीन आ गया तो इस इंसान को क्या हो जाएगी? इस इंसान को हंटिंगटन हो जाएगा। ये वाला जीन हंटिंगटन है। लेकिन अगर दोनों जीन्स मौजूद होंगे तब भी हंटिंगटन हो। लेकिन अगर एक जीन आ गया, ठीक है, एक जीन अगर आ गया तो हंटिंगटन की बीमारी हो जाएगी। जबकि ऑटोसोमल रिसेसिव के अंदर अगर एक वक्त में एक जीन आएगा, जैसा फिनाइल कीटोन यूरिया, अगर कैपिटल पी स्मॉल पी जीन मौजूद होगा तो इस सूरत में क्या होगा? इस सूरत में इस इंसान को फिनाइल कीटोन यूरिया जो है वो नहीं होगा। एक कैपिटल पी एक स्मॉल पी जीन अगर मौजूद होगा तो इस इंसान को जो है वो फिनाइल कीटोन यूरिया नहीं होगा।
लेकिन ऑटोसोमल डोमिनेंट बीमारियों में क्या होगा, अगर एक भी जीन आ जाएगा तो सूरत में क्या होगा, सूरत में वो बीमारी उस इंसान को हो जाएगी। ठीक है, उस इंसान को वो बीमारी जो है वो हो जाएगी। ऐसी बीमारी कहलाती है ऑटोसोमल डोमिनेंट। आपके पूरे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के कोर्स में एक ही बीमारी बस आपने याद रखनी है और उसका नाम है हंटिंगटन कोरिया। चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर 9 के अंदर सेकेंड ईयर में आपको दी हुई। अच्छा, ये ऑटोसोमल रिसेसिव में ऑटोसोमल डोमिनेंट बीमारी की बात हो गई। इसके अलावा तीसरी जो टाइप आपको मिलेगी, आपने याद रखनी है, वो आपके पास है सेक्स क्रोमोसोमल रिसेसिव बीमारी का। जो तीसरा ग्रुप आपने याद रखना है वो आपने याद रखना है सेक्स क्रोमोसोमल रिसेसिव। ठीक है, बीमारी आपके पास सेक्स क्रोमोसोमल रिसेसिव। सेक्स क्रोमोसोमल रिसेसिव बीमारी में क्या होगा, ये रहेंगे मेल्स में XY क्रोमोसोम होते हैं, फीमेल्स में XX क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, ये रहेंगे। अगर बात की जाए इस फीमेल के बारे में तो ये नॉर्मल है। ठीक है, इस मेल के बारे में बात की जाए, ये सारे के सारे नॉर्मल है, ऑल दे आर नॉर्मल। लेकिन अगर इस मेल के बारे में बात करें, अगर इसके ऊपर स्मॉल एन का जीन आ गया तो ये कलर माइंड हो जाएगा। ठीक है, ये कलर माइंड हो जाएगा। और फीमेल जब तक दोनों एक्स क्रोमोसोम में जीन्स ना आ जाए उस वक्त तक कलर माइंड नहीं होगी। ये कहलाती है सेक्स क्रोमोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। चलें, तो ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, सेक्स क्रोमोसोमल रिसेसिव, सबसे पहले आपको ये बीमारियों का पता होना चाहिए। अब आज की क्लास में सबसे पहले आप अपने ध्यान में इन्वेस्ट कर लें कि आपने कौन कौन सी बीमारियां सेक्स क्रोमोसोमल रिसेसिव पढ़ रखी है। सेक्स क्रोमोसोमल रिसेसिव के अंदर आपने एक कलर ब्लाइंडनेस पढ़ी है और एक आपने पढ़ी है हीमोफीलिया। ठीक है, एक आपने कलर ब्लाइंडनेस पढ़ी है और एक आपने पढ़ी है हीमोफीलिया। ठीक है, these are sex chromosomal recessive disorders। ऑटोसोमल डोमिनेंट में आपने सिर्फ और सिर्फ हंटिंगटन कोरिया पढ़ी। हंटिंगटन कोरिया। ऑटोसोमल रिसेसिव के अंदर ज्यादातर जितनी बीमारियां आपने इसके अलावा अगर पढ़ी हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर अगर आपने पढ़े हैं, इसके अलावा आपने जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स पढ़े हुए हैं, रिमेनिंग जितने भी हैं वो सारे के सारे, कोई आपसे कहे थैलासीमिया क्या है तो आप कहेंगे ऑटोसोमल रिसेसिव। ठीक है, कोई आपसे कहे डायबिटीज क्या है तो आप कहेंगे ऑटोसोमल रिसेसिव है। कोई आपसे कहे सिकल सेल एनीमिया क्या है तो आप कहेंगे ऑटोसोमल रिसेसिव। तो बाकी जितने भी डिसऑर्डर्स आपने पढ़े हुए हैं वो सारे के सारे आपके पास क्या होंगे, वो सारे के सारे आपके पास ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स आपको मिलेंगे। ठीक है, ऑल द रेस्ट आर ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स। ठीक है, हमें पेडिग्री ट्री पढ़ना है। ठीक है, पेडिग्री ट्री पढ़ने के लिए हमें जो है वो सबसे पहले ये चीज रिकॉल करना बहुत ज्यादा जरूरी है जो आप अभी देख रहे हैं। ठीक है, हमें ये चीज रिकॉल करना बहुत ज्यादा जरूरी है जो आप अभी देख रहे हैं। उसके बाद फिर हम पेडिग्री ट्री की तरफ आगे बढ़ सकते हैं।
ठीक है, चले इसको नोट करें, फिर मैं आगे बात करता हूं आपसे। चले इसके बाद आइए फर्दर। सबसे पहले पेडिग्री ट्री के अंदर सबसे पहले ये चीज समझ लें कि अगर सर्कल इस्तेमाल हो रहा है तो उसका मतलब है फीमेल है, ठीक है, इससे मुराद है फीमेल। और स्क्वायर शेप अगर डब्बा इस्तेमाल हो रहा है तो उससे मुराद है मेल। और इसके बाद जो फैमिली आगे दिखाई गई होती है ये दरअसल इसके ऑफस्प्रिंग होती है, ठीक है, ये दरअसल इसके ऑफस्प्रिंग होते हैं। These are the offsprings। अगर फर्ज करें कि आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं उनमें आपको इस तरीके से कलर अगर आपको चेंज करके दिखा दी जाए, आमतौर पर जब ये कलर किया जाता है ज्यादातर तो इससे मुराद ये है कि कोई डिजीज पर्सन शो किया जाता है, ठीक है, कोई डिजीज पर्सन जो है उसको शो किया जाता है कि ये बीमार है। अब देखें वालिदैन अगर नॉर्मल है और बच्चे अगर बीमार है तो आपसे पूछा जाता है कि ये कौन सा पैटर्न है, ठीक है, बीमारी जो है वो आपके पास कौन सी है। इस पेडिग्री ट्री की मदद से आपको ये पूछा जाएगा। वालिदैन के अंदर बीमारी नहीं थी, बच्चों में ये बीमारी है, बच्चों में भी सब में नहीं है, इनमें, ठीक है। तो कभी भी आपके पास अगर इस तरीके से ये पैटर्न बना हुआ आए, ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कि जो पेडिग्री ट्री मैंने बोर्ड पे बनाया हुआ है, मैं इस पेडिग्री ट्री पे डिटेल में बात करूंगा। आपने क्या आइडेंटिफाई करना है कि वेदर दिस इज ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट और सेक्स क्रोमोसोमल रिसेसिव, इन तीनों में से ये कौन सी बीमारी, ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है या सेक्स क्रोमोसोमल रिसेसिव है, ठीक है, इन तमाम में से ये कौन सी बीमारी है, ठीक है। सबसे पहले आपको इस चीज को आइडेंटिफाई करना होगा। तो देखिए एक एक चीज को एक्सक्लूड कर लेते हैं। देखिए ये बीमारी ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं जो पेडिग्री ट्री मैंने बोर्ड पे बनाया हुआ है ये बीमारी ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं है। ये बीमारी ऑटोसोमल डोमिनेंट क्यों नहीं है? ये बीमारी ऑटोसोमल डोमिनेंट इस वजह से नहीं है क्योंकि एक भी जीन का आ जाना उस बीमारी को कॉज करा देता है। आप जरा देखिए नीचे जो ऑफस्प्रिंग्स आपको नजर आ रहे हैं, ए और बी जो ऑफस्प्रिंग्स आपको नजर आ रहे हैं, इनके अंदर बीमारी है,
ठीक है, इसका मतलब ये है कि इनके पास जीन्स भी मौजूद है। अगर ये ऑटोसोमल डोमिनेंट बीमारी होती तो बीमारी वालिदैन में से किसी को भी जरूर होती। ठीक है, क्योंकि जीन्स कहां से आए, जीन्स वालिदैन के पास से आए। जब जीन्स वालिदैन के पास से आए हैं, ठीक है, जब जीन्स वालिदैन के पास से आए हैं तो लाजमी ये बीमारी वालिदैन में भी मौजूद होती। ठीक है, लाजमी ये बीमारी जो है ये वालिदैन में भी मौजूद होती। तो सबसे पहली बात तो ये है कि बीमारी अगर इसमें आपको नजर आ रही है और वालिदैन में नहीं है तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट बीमारी नहीं हो सकती। ठीक है, एक चीज तो एक्सक्लूड कर दी आपने कि ऑटोसोमल डोमिनेंट बीमारी नहीं। चलो इसके बाद आइए, मैंने आपको 3 बातें पीछे बताई हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव और सेक्स क्रोमोसोमल रिसेसिव। अब हम बात करेंगे कि ये बीमारी सेक्स क्रोमोसोमल रिसेसिव है कि नहीं, यहाँ पे जो बीमारी है। तो बेटा सेक्स क्रोमोसोमल रिसेसिव के लिए आपको एक चीज देखना होगी, जरा गौर से देखें कि थोड़ी देर के लिए हम तसव्वुर कर लें, देखें ये जो फीमेल आपको नजर आ रही है, जो बेटी नजर आ रही है, ये बीमार है। थोड़ी देर के लिए आप तसव्वुर कर लें कि ये कलर ब्लाइंड है। फर्स्ट करेंगे कलर ब्लाइंड। कलर ब्लाइंडनेस को हम शो करते हैं एक्स स्मॉल एन से एक्स स्मॉल एच। आमतौर पे जो भी सेक्स डिसऑर्डर होते हैं, सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं, उनको हम शो करते हैं किससे, उनको हम शो करते हैं एक्स एक्स से या एक्स वाई से। तो अगर थोड़ी देर के लिए हम तसव्वुर करेंगे फीमेल जो है वो दरअसल आपके पास एक्स स्मॉल एन है, तो इसका मतलब यह है कि ये वाला जीन इसके पास कहां से आता, फादर के पास से आता। फादर एक्स वाई होता, फादर एक्स स्मॉल एन वाई अगर देता, ठीक है, तभी फादर के पास से ही बीमारी आती। तो फिर तो फादर को यहाँ पे हमें कलर शो करना चाहिए था। ठीक है, जब फीमेल बीमार है तो लाजमी फादर जो है उसको लाजमी बीमार होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आपके पास ये बीमारी जो है ये सेक्स क्रोमोसोमल रिसेसिव भी नहीं हो सकती। ठीक है, ये सेक्स क्रोमोसोमल रिसेसिव भी नहीं हो सकती क्योंकि आपके पास हमने ऊपर जो पेरेंट्स शो किए हैं, पेरेंट्स को हमने कलर नहीं किया। और जब पेरेंट्स को कलर नहीं किया इसका मतलब यह है कि हमारे पास दोनों के दोनों पेरेंट्स जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, हमारे पास दोनों के दोनों पेरेंट्स जो हैं वो बिल्कुल नॉर्मल। तो इस वजह से आपके पास हमने इस बीमारी को यहां पे जो हमने कंसीडर किया है, ठीक है, यहां जो हमने कंसीडर किया है कि ये बीमारी जो है वो दरअसल है आपके पास ऑटोसोमल रिसेसिव बीमारी। अब ऑटोसोमल रिसेसिव बीमारी ये नहीं है। अब ये देखें, ऑटोसोमल रिसेसिव बीमारी फर्स्ट करें दोनों को क्या है, फिनाइल कीटोन यूरिया है। अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि पेरेंट्स की जीनोटाइप में क्या होगा, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि आप बताएं कि पेरेंट्स की जीनोटाइप क्या होगा। तो पेरेंट्स की जीनोटाइप सोच लें अपने ध्यान में कि पेरेंट्स की जीनोटाइप क्या होगी। जी आर्यन गाइड, आप बताएंगे मुझे पेरेंट्स की जीनोटाइप क्या होगी। सॉरी, मुझे कोई आइडिया नहीं है। सर आपने हाँ बेटा, शाबाश। सर आपने लेटर कौन सा यूज किया है? स्मॉल पी, स्मॉल पी। एक कैपिटल पी और स्मॉल पी होगा पेरेंट्स का। राइट। ठीक है, तो देखिए पेरेंट्स जो है वो क्या होंगे, पेरेंट्स होंगे कैपिटल पी स्मॉल पी
कैपिटल P स्मॉल। ठीक है, जो पेरेंट्स होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे कैपिटल P स्मॉल। ओके, फेनाइलकीटोन्यूरिया, बार बार ऐसा होता है कि आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ होता है उसके बीमारी का नाम भी बता दिया गया होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन दिया उसमें कैप्टनयूरिया या फेनाइलकीटोन्यूरिया का नाम मेंशन कर, अगर बीमारी का नाम आपको दे दिया गया है तो एक तो आपके लिए ये हिंट है कि आप उसको कंसीडर कर लें कि हाँ भाई वो ऑटोसोमल रिसेसिव है या क्या है, अपनी प्रायर नॉलेज की वजह से। लेकिन यहाँ जो पैटर्न बेटा आपको नजर आ रहा है उस पैटर्न के मुताबिक जो दोनों पेरेंट्स हैं, ठीक है, दोनों पेरेंट्स बीमार नहीं है, दोनों पेरेंट्स नॉर्मल है, लेकिन उनके ऑफस्प्रिंग जो है वो बीमार है। ठीक है, उनके ऑफस्प्रिंग जो है वो बीमार है। दिस इज शोइंग व्हाट कि आपके पास पेरेंट जो है वो दरअसल ऑटोसोमल रिसेसिव जो डिजीज है उसके कैरियर है। ठीक है, फॉर एग्जांपल फेनाइलकीटोन्यूरिया, कैप्टनयूरिया या और भी कोई ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, हम फेनाइलकीटोन यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, तो दरअसल पेरेंट्स जो है वो दरअसल उसके कैरियर हैं जो देयर आर कैपिटल P स्मॉल। ठीक है, तो इस पेडिग्री ट्री के अंदर हमने ये एक्सक्लूड किया है कि जो बीमारी है वो दरअसल आपके पास ऑटोसोमल रिसेसिव है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है या सेक्स क्रोमोसोमल रिसेसिव। ठीक है, अच्छा इसके बाद आइए नेक्स्ट पेडिग्री ट्री आपको दिखा रहा हूं। पेरेंट्स दोनों डिजीज ने, चले ये जो सेकंड पेडिग्री ट्री है, ये जो सेकंड पेडिग्री ट्री है ये बताएंगे किस चीज को शो कर रहा है। आपके पास बेटा एक हैंड रेजिंग का ऑप्शन होता है, ठीक है, आप उसको यूज कर सकते हैं। जब आप हैंड रेज करेंगे तो मेरे पास स्क्रीन में जो है वो हैंड रेज आ जाएगी। सलाम भैया। वालेकुम अस्सलाम सर। ठीक है बेटा, आंसर करो इसका। सर ऑटोसोमल डोमिनेंट। ऑटोसोमल डोमिनेंट, आप अपनी बात की वजाहत करेंगे, हो सकता है आपने तुक्का लगाया हो। सर क्योंकि एक जो हमारे पास ऑफस्प्रिंग है वो दोनों रिसेसिव होंगे जब बनेगा, तो पेरेंट्स की फिनोटाइप वुड बी एक कैपिटल H और एक स्मॉल h। अच्छा, ये जो आपके पास बगैर कलर का नजर आ रहा है इसकी मुझे जीनोटाइप बताओ। स्मॉल h, दोनों स्मॉल लेटर्स। शाबाश, एक्सीलेंट, ये दोनों स्मॉल h होंगे। ठीक है, क्या होगी? कैपिटल H स्मॉल h। कैपिटल H स्मॉल h, तो ये कैपिटल H स्मॉल h। शाबाश। दिस इज ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर हंटिंगटन कोरिया। ठीक है, और आप इसे सवाल कर रहा हूँ बेटा, आप मुझे एक बात और बताएं, आप मुझे एक बात और बताएं कि ऑटोसोमल रिसेसिव क्यों नहीं? अगर ऑटोसोमल रिसेसिव होती तो उसका पेडिग्री। सर ऑटोसोमल रिसेसिव होता तो फिर सब में ऑफस्प्रिंग में डिजीज होती ना। एग्जैक्टली, गुड, एक्सीलेंट। देखिए उसमें क्या होता है कि अगर दोनों पेरेंट्स अफेक्ट, ठीक है, तो सारे जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो लाजमी आपके पास अफेक्टिव हो। ठीक है, क्योंकि अगर ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता और पेरेंट्स दोनों अफेक्टेड होते तो सूरत में क्या होता है, उस सूरत में आपके पास उनके ऑफस्प्रिंग भी जो है वो सारे के सारे जो है वो आपके पास अफेक्टेड होते। ठीक है, चलिए, सो दिस इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज एक्चुअली डोमिनेंट डिसऑर्डर। ये वाला जो पेडिग्री ट्री है इसको ध्यान में रख लें, ये वाला डिसऑर्डर ऑटोसोमल रिसेसिव
ये वाला ऑटोसोमल डोमिनेंट। इसके बाद आपसे तीसरे की बात करने जा रहा हूं, ठीक है, नेक्स्ट पेडिग्री ट्री की बात करने जा रहा हूं। इतना नोट करें, आपसे आगे बात करते हैं। The one is autosomal recessive, the other is autosomal dominant. चलें इस थर्ड पेडिग्री ट्री के बारे में। सर ये सेक्स क्रोमोसोमल रिसेसिव है। आप इसके लिए अपने सपोर्टिव कमेंट दीजिए। सेक्स क्रोमोसोमल रिसेसिव है, ठीक है जी गिव रीजन। सर आपकी आवाज नहीं आई। बेटा आप इसके लिए रीजनिंग करिए कि आपके पास वाई यू कंसीडर दैट दिस इज सेक्स क्रोमोसोमल रिसेसिव। सर दैट्स बिकॉज सिर्फ मेल्स को हुआ है और फीमेल चिल्ड्रन को नहीं हुआ, ठीक है, देखें क्योंकि मेल में नहीं है, क्योंकि जो मेल पेरेंट है उनमें है नहीं जी हाँ, जिसके इसका क्रोमोसोम। डिसऑर्डर्स हैं उनके लिए खास बात ये है कि if mother is affected then the male offsprings will also be affected, ठीक है। अगर माँ कलर ब्लाइंड होगी तो बेटा लाजमी कलर ब्लाइंड होगी, अगर माँ हीमोफिलिक होगी तो बेटा लाजमी हीमोफिलिक होगा, ठीक है। तो जितने भी सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, जितने भी आपके पास सेक्स क्रोमोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर्स हैं उनमें आपको क्या मिलता है, उनमें आपको ये पैटर्न मिलता है। मदर अफेक्टेड है, फॉर एग्जांपल मदर जो है वो आपके पास है एक्स स्मॉल एन। तो जो ऑफस्प्रिंग में मेल ऑफस्प्रिंग आ रहा है वो XY क्रोमोसोम रखेगा तो वो XN लाजमी इनहेरिट जरूर करेगा अपनी मदर से एक्स स्मॉल एन जो है वो जरूर इनहेरिट करेगा। फीमेल इसलिए नॉर्मल है क्योंकि फादर से जो है वो नॉर्मल क्रोमोसोम इनहेरिट करेगी, ये राइट। फीमेल जो है वो अपने फादर से एक्स क्रोमोसोम इनहेरिट करती है।
तो अपने फादर से वो नॉर्मल क्रोमोसोम इनहेरिट करेगी फीमेल जो है, तो इस वजह से वो आपके पास वो कैरियर तो हो सकती है लेकिन वो डिजीज नहीं होगी इन द केस ऑफ सेक्स क्रोमोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स। तो पेडिग्री ट्री के अंदर ये मैंने आपको सिंपल पेडिग्री ट्रीज अभी बताए हैं, ठीक है। इसमें यह है कि आपके पास अगर मदर अफेक्टेड है, मदर कलर ब्लाइंड है, मदर हीमोफिलिक है, तो ऑफस्प्रिंग जो है वो ऑफस्प्रिंग में जो मेल ऑफस्प्रिंग होंगे वो लाजमी आपके पास क्या होंगे, वो अफेक्टेड होंगे, ठीक है। तो पेडिग्री ट्री का आपका पैटर्न जो है वो कुछ इस तरीके से होगा। अच्छा, एक बात ध्यान में रखिएगा कि आमतौर पे जो पेडिग्री ट्रीज आपको दिए जाते हैं उनमें उसमें ब्रांचिंग हुई भी मिलेगी, आप मजीद सब ब्रांचिंग मिलेगी। तो सिर्फ एक ट्री को आपने जज करने के बाद अपना फाइनल आंसर जो है वो आपने इनक्लोज नहीं करना है, ठीक है। आपने जो है वो उसके ओवरऑल जितने भी पेडिग्री ट्री के कंपोनेंट्स होंगे उसको देखकर जो है वो फिर अपना आंसर जो है वो इनक्लोज करना है। चले, तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, फर्स्ट ट्री, सेकंड ट्री ऑटोसोमल डोमिनेंट, ठीक है। और थर्ड ट्री जिसमें आपसे बात की गई है, जब भी आपको ये एक्सक्लूड करना हो कि सेक्स क्रोमोसोमल रिसेसिव है कि नहीं है, तो आप ये तलाश कर लीजिए कि अगर मदर अफेक्टेड है और ऑफस्प्रिंग्स मेल अफेक्टेड नजर आ रहे हैं, तो मोस्ट लाइकली, नॉट ऑलवेज, ठीक है, अगर मैं इसकी फर्दर ब्रांचिंग कर दूं या कोई और पैटर्न इसके अंदर चेंज कर दूं, तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं इसको किसी और तरफ ले जाऊं, ठीक है। तो मोस्ट लाइकली इस सूरत में आपके पास ये सेक्स क्रोमोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है, नॉट ऑलवेज। सेक्स क्रोमोसोमल डोमिनेंट यूजुअली आपसे क्वेश्चन करते नहीं है, ठीक है। सेक्स क्रोमोसोमल डोमिनेंट यूजुअली आपसे क्वेश्चन करते नहीं है। ये तीन पैटर्न जो है वो आपको पता होने चाहिए। अच्छा, इसके बाद आइए फर्दर ब्लड ग्रुपिंग के अंदर आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से ब्लड ग्रुप जो है वो आपको मिल सकते हैं, ठीक है। देखिए जरा इसके अंदर अगर पेरेंट्स में ब्लड ग्रुप ए भी मौजूद है फादर का, और मदर का ब्लड ग्रुप जो है वो ओ है, फादर हैज ब्लड ग्रुप ए बी, मदर हैज ब्लड ग्रुप ओ, तो ओ जो है वो रिसेसिव होता है एक्चुअली, ठीक है। ओ जो है वो रिसेसिव होता है, वो आपके ऑफस्प्रिंग्स के अंदर जो इस तरीके से ट्रांसमिशन शो करे, जो ऑफस्प्रिंग्स के अंदर आपको ब्लड ग्रुप्स मिल सकते हैं वो कुछ इस तरीके से मिल सकते हैं, ठीक है। ये तो बहुत ही सिंपल, ये तो ओ लेवल के लेवल पे आपने ब्लड ग्रुप्स पढ़े हुए, ठीक है। मुझे असल में इससे आगे आपको कुछ बातें जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव की बतानी है, इसलिए मैंने आपको ये बात बताई है। अच्छा, ये चीज रिकॉल कर लीजिए, किसी इंसान का ब्लड ग्रुप अगर ए है तो ही और शी कैन बी होमोजाइगस ए और हेटेरोजाइगस ए। किसी इंसान का ब्लड ग्रुप बी है, ही और शी कैन बी होमोजाइगस बी और हेटेरोजाइगस। किसी इंसान का ब्लड ग्रुप अगर ए बी है तो वो होगा ए बी, और किसी इंसान का ब्लड ग्रुप अगर ओ है तो वो लाजमी होगा आपके पास होमोजाइगस ओ, ठीक है। वो लाजमी आपके पास क्या होगा, वो लाजमी आपके पास होगा होमोजाइगस ओ। तो ब्लड ग्रुप्स के अंदर आपको ये चीजें जो है, ठीक है, ब्लड ग्रुप्स के अंदर आपको ये चीज पता होनी चाहिए। चलें, इसके अलावा आ जाइए, माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस। एक पर्सन इनहेरिट करता है अपनी मदर से माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो अगर कोई डिसऑर्डर आपके पास क्वेश्चन में ऐसे आएगा
कि मैटरनल माइटोकॉन्ड्रिया इज अफेक्टेड, तो ऑल ऑफस्प्रिंग्स वेदर मेल और फीमेल दे ऑल विल बी अफेक्टेड। द रीजन इज कि जब फर्टिलाइजेशन होती है तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्पर्मल माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो बाहर रहेगा, जो मैटरनल माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ठीक है, जो मैटरनल माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं वो मैटरनल माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक पर्सन इनहेरिट करता है, जो जाइगोट बनता है। देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जो जाइगोट बनता है जाइगोट के अंदर एक्चुअली एक पर्सन जो अपनी मदर से माइटोकॉन्ड्रिया इनहेरिट करता है। स्पर्म के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं वो बाहर आएगा, ठीक है। तो आमतौर पे कोई भी अगर इस तरह का पेडिग्री ट्री अगर आएगा जिसमें आपके पास मदर अफेक्टेड, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मदर अफेक्टेड, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, ऐसी सूरत में आपके पास तमाम बच्चे उसके अफेक्टेड नजर आए, ठीक है। ऐसी सूरत में उसके तमाम बच्चे जो है वो अफेक्टेड नजर आएंगे, ठीक है। इन केस कि अगर मैटरनल माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो अफेक्टेड होगा, देखिए मां अफेक्टेड है, सारे बच्चे अफेक्टेड है। और इन केस कि इसकी मैरिज हुई किसी नॉर्मल वुमेन के साथ, ठीक है, तो इस सूरत में क्या होगा, इसके सारे बच्चे जो है वो नॉर्मल, ठीक है, इसके सारे बच्चे जो है वो आपको नॉर्मल मिलेंगे क्योंकि ये मदर सही थी। तो मदर सही थी तो आने वाले जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो आपके पास सारे के सारे क्या होंगे, वो सारे के सारे नॉर्मल होंगे। द रीजन है इसके मदर इज नॉर्मल विद रिस्पेक्ट टू द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के लिहाज से मदर बिल्कुल सही है, यानी मदर बिल्कुल सही है, तो सारे ऑफस्प्रिंग सही। और यहां पर अगर आपसे बात की जाए, यहां पे मदर अफेक्टेड थी तो सारे ऑफस्प्रिंग जो वो अफेक्टेड, ठीक है। चलिए, अच्छा, इसके बाद आइए, रेशियोज निकालना आपको आना चाहिए, गैमेट्स बनाना आपको आना चाहिए, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉसेस ये आपको करने आने चाहिए, ठीक है। मैंने आपको पेडिग्री ट्री का एक छोटा सा आपको एक रिकॉल दिया है, ठीक है। इंशाल्लाह जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो इससे ये होगा कि क्वेश्चनिंग करने के दौरान जो है वो आप इसको बेहतर तौर पे जो वो पिक करेंगे, ठीक है, कि किस जगह पर आपके पास कौन सा पैटर्न जो वो फॉलो हो रहा है, किस जगह पे ऑटोसोमल डोमिनेंट है, किस जगह पे ऑटोसोमल रिसेसिव है, ठीक है। क्वेश्चंस करेंगे इंशाल्लाह, इसके साथ आपको ये चीज पता चलेगी। अच्छा, गैमीट्स बनाने के लिहाज से आपसे चंद बातें कर रहा हूं कि गैमीट्स कैसे बनते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस दोनों के गैमीट्स कैसे बनेंगे। ये देखो, इफ यू आर गोइंग टू क्रॉस दीज टू थिंग्स, आप अगर इन दो को क्रॉस करने जा रहे हैं तो गैमेट्स क्या बनेंगे। अगर इन दो को क्रॉस करने जा रहे हैं तो आपके पास गैमेट्स क्या बनेंगे। तो गैमेट्स बनाना आपको आने चाहिए। हाँ, वही आप बताएं कि इसके गैमेट्स कैसे बनेंगे। इसके गैमेट्स बनाओ सर, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। इसका इसके एक कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, इसके बेटा गैमेट बनवाओ, कैपिटल टी और फिर वाई। सोच लो, कैपिटल टी वाई, फिर कैपिटल टी, फिर कैपिटल वाई। ठीक है, कैपिटल टी वाई, ठीक है। और ये स्मॉल टी
y y small t y. small t y। आमतौर पर बेटा आपके पास ज्यादातर एक कैरेक्टर एक वक्त में लिया जाता है या ज्यादा से ज्यादा दो कैरेक्टर एक वक्त में लिए जाएंगे। ठीक है, एक वक्त में ज्यादा से ज्यादा एक कैरेक्टर लिया जाता है या ज्यादा से ज्यादा दो कैरेक्टर लिए जाते हैं। या तो क्रॉस होता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस या होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, अच्छा अब इसका और उसके ऑफस्प्रिंग जो बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे। इसके ऑफस्प्रिंग बताओ क्या बनेंगे मुझे? सर एक मिनट, सर टी वाई कैपिटल टी वाई कैपिटल स्मॉल टी वाई। रिपीट। सर कैपिटल टी कैपिटल वाई और स्मॉल टी स्मॉल वाई। कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, ये ऑफस्प्रिंग बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है जी। तो यानी कि जो ऑफस्प्रिंग बना है वो आपके पास बना है हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस को डिफाइन करो जरा भैया। जी सर। व्हाट इज हेटेरोजाइगस? सर हेटेरोजाइगस जिसमें एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी हो, मतलब दोनों सेम रेशो में जो होते हैं। ठीक है, अगर किसी इंडिविजुअल में दो डिफरेंट एलील्स एक ही वक्त में मौजूद हो, ठीक है, इफ बोथ द जीन्स फॉर अ ट्रेट आर डिफरेंट इन एन इंडिविजुअल इट इज कॉल्ड व्हाट? इट इज कॉल्ड हेटेरोजाइगस। ठीक है, चले ठीक है। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा हमने आज रिकॉल किया इसके अंदर। ठीक है, जो चीजें आपने बेटा अभी देखी हैं, यहां शुरू करने का मकसद असल क्या है कि आपके पास जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो ज्यादातर क्वेश्चंस आपके पास जो जेनेटिक्स से आते हैं वो पेडिग्री ट्री की फॉर्म में आते हैं। ठीक है, पेडिग्री ट्री आपने सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और याद रखिए कि किसी भी गेम के अंदर छक्का मारने के लिए उससे बड़ी स्ट्राइक की कोशिश होती है कि उससे ज्यादा दूर चली जाए तो कहीं जाके छक्का लगता है। सिमिलरली आपने भी इसी तरह से करना है। ठीक है, जो आपके पास पेडिग्री ट्री हम कर रहे हैं इंशाल्लाह इसके अंदर आप अच्छी खासी प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद जो है वो आप जितने ज्यादा इसके अंदर पैटर्न सॉल्व करेंगे आपको ये करने के लिए आएगी। चलें बात करेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में।